भारत की आज़ादी की लड़ाई में अनगिनत नायकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। तो आज हम कहानी जानेंगे एक ऐसे ही रेवोल्यूशनरी की जिनका नाम आज भी हिम्मत और विद्रोह का दूसरा नाम माना जाता है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, पता है, ये एक कसम थी। एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसने एक नौजवान की पूरी कहानी, उसकी विरासत को हमेशा हमेशा के लिए तय कर दिया। चलिए इस जबरदस्त संकल्प के पीछे की कहानी में उतरते हैं। तो इस महान नाम के पीछे की कहानी भी उतनी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हमारा ये सफर शुरू होता है एक छोटे से गांव से, जहां इस महान क्रांतिकारी की नींव रखी गई थी। कहानी शुरू होते है 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के घर चंद्रशेखर तिवारी का जन्म हुआ। कहते हैं कि बचपन से ही वो बहुत निडर और साहसी थे। उनकी मां का एक सपना था कि उनका बेटा संस्कृत का एक बहुत बड़ा विद्वान बने, और बस इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्हें भेजा गया प्राचीन शहर काशी। पर देखिए, काशी सिर्फ ज्ञान का ही केंद्र नहीं था, वो उस वक्त क्रांतिकारी गतिविधियों का एक बहुत बड़ा गढ़ भी था। और यहीं पर चंद्रशेखर का दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला था। और बस उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश की नींव हिलाकर रख दी। और वो नौजवान जो काशी में संस्कृत पढ़ रहा था, उसके लिए तो ये घटना एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसी ने उसके अंदर क्रांति की वो पहली चिंगारी जलाई। बात हो रही है अमृतसर के जलियांवाला बाग की, जहां जनरल डायर के हुक्म पर हजारों निहत्थे भारतीयों पर गोलियां बरसाती गई थीं। जब इस भयानक नरसंहार की खबर काशी पहुंची तो मानो पूरे शहर में एक सदमे की लहर दौड़ गई। इस खबर ने चंद्रशेखर के अंदर सब कुछ बदल कर रख दिया। इस घटना की भयावहता ने शांति से विरोध करने के हर ख्याल को खत्म कर दिया, और उसी दिन उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो क्रांति के रास्ते पर चलेंगे। तो अब चंद्रशेखर पूरी तरह से इस लड़ाई में कूद पड़े थे, और यहीं पर एक कोर्ट रूम में उन्हें वो नाम मिला जिससे इतिहास उन्हें आज जानता है, आजाद। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तो सिर्फ 14 साल के चंद्रशेखर भी उसका हिस्सा बन गए। वो रैलियों और प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे, और जाहिर है जल्द ही ब्रिटिश अधिकारियों की नज़र उन पर पड़ गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सोचिए, एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट का कमरा है और उसके सामने एक नौजवान क्रांतिकारी को लाया जाता है। वो बिना डरे खड़ा है। मजिस्ट्रेट ने पहला सवाल पूछा, जो बिल्कुल सीधा था, पर उसका जवाब सीधा नहीं था। बिना किसी झिझक के एकदम साफ आवाज में उन्होंने कहा, मेरा नाम आजाद है। आप सोच सकते हैं कि उस कोर्टरूम में कैसा सन्नाटा छा गया होगा। मजिस्ट्रेट हैरान रह गया। उसने अपनी पूछताछ जारी रखी और अब पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? जवाब और भी ज्यादा विद्रोही था, स्वतंत्रता। मतलब वो सिर्फ नाम नहीं बता रहे थे, वो ऐलान कर रहे थे कि आजादी की लड़ाई ही उनका सब कुछ है। इस खुलेआम विद्रोह से मजिस्ट्रेट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आखिरी सवाल पूछा, तुम्हारा पता क्या है? और अपनी उम्र से कहीं ज्यादा शांत दिखते हुए उन्होंने जवाब दिया, जेल खाना। बस इस आखिरी जवाब ने उनकी सजा तो तय कर दी, लेकिन साथ ही एक अमर कहानी को भी जन्म दे दिया। और सजा बहुत क्रूर थी, पूरे 15 कोड़े। ये एक ऐसी सजा थी जो उस नौजवान को डराने और तोड़ने के लिए दी गई थी, पर इसका असर ठीक उल्टा हुआ। पर क्या वो टूटे? बिल्कुल नहीं। हर कोड़े की मार के साथ उनकी आवाज और बुलंद होती गई और वो चिल्लाते रहे, भारत माता की जय। उस दिन के बाद वो चंद्रशेखर तिवारी नहीं रहे, वो बन गए चंद्रशेखर आजाद, और पूरा देश उनका नाम जान गया था। लेकिन फिर एक मोड़ आया। जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तो आजाद और उनके जैसे कई क्रांतिकारियों को बहुत निराशा हुई। उन्हें ये लगने लगा कि शायद सिर्फ अहिंसा से आज़ादी हासिल नहीं की जा सकती। तो एक तरफ थे गांधी जी और उनका अहिंसा का रास्ता, और दूसरी तरफ आज़ाद का ये पक्का यकीन कि ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र क्रांति यानी हथियारों से लड़ाई जरूरी है। और यही विश्वास उन्हें एक ज्यादा झुझारू रास्ते पर ले गया। और हाँ, इस नए रास्ते पर आज़ाद अकेले नहीं चलने वाले थे। वो देश के दूसरे महान क्रांतिकारियों के साथ मिलकर एक ऐसा संगठन बनाने जा रहे थे जो ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाला था। वो हिस्सा बने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA का। और यहां उनकी मुलाकात हुई रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और भगत सिंह जैसे
देश के सबसे बड़े देशभक्तों से। इन सभी का एक ही मकसद था, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता। लेकिन देखिए, क्रांति के लिए सिर्फ जज्बा काफी नहीं होता, हथियार चाहिए, पैसा चाहिए। तो अब सवाल था, ये सब आएगा कहां से? और इन क्रांतिकारियों ने मिलकर एक बहुत ही साहसिक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। तो इस नए अलायंस का पहला बड़ा एक्शन क्या होने वाला था? उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को सीधे सीधे कैसे चैलेंज किया? आजाद और उनके साथियों का पहला बड़ा और शायद सबसे साहसी कदम था काकोरी कांड। ये वो घटना थी जिसने उन्हें रातों रात पूरे देश की नजरों में ला खड़ा किया। मतलब आप सोचिए, प्लान कितना ऑडेशियस था, कितना दुस्साहसी। मकसद क्या था? चलती हुई ट्रेन से अंग्रेजों का खजाना लूटना। और स्ट्रैटेजी, वो तो और भी कमाल की थी। साम्राज्य के ही पैसों से साम्राज्य के खिलाफ जंग लड़ना। इस पूरे प्लान के पीछे दिमाग था रामप्रसाद बिस्मिल का। लेकिन कहते हैं ना, उस प्लान की जो जान थी, जो आत्मा थी, वो थे चंद्रशेखर आजाद। और वो दिन आया 9 अगस्त 1925। लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पर इन क्रांतिकारियों ने ट्रेन रोकी और कुछ ही मिनटों के अंदर सरकारी खजाना लूट लिया। इस एक घटना ने अंग्रेज सरकार को हिलाकर रख दिया और पूरा देश हैरान था। लेकिन इस जीत की एक बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। अंग्रेज सरकार पूरी तरह बौखला गई थी और उन्होंने पूरे देश में धरपकड़ शुरू कर दी। एक एक करके क्रांतिकारी पकड़े जाने लगे। और फिर 1927 में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, इन तीनों को फांसी दे दी गई। अपने सबसे करीबी साथियों को खोने के बाद आजाद की जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। अब वो ब्रिटिश राज के लिए एक भूत की तरह थे, एक ऐसा साया जिसे कोई पकड़ नहीं पा रहा था। अंग्रेजों ने जमीन आसमान एक कर दिया उन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन आजाद वो हर बार उनकी पकड़ से निकल जाते थे। मतलब वो भेष बदलने में उस्ताद थे। कभी साधु बन जाते, कभी किसान तो कभी एक टीचर, और अंग्रेजों को कानों कान खबर नहीं होती थी। उनकी इस काबिलियत ने ब्रिटिश प्रशासन को इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया था, इतना परेशान कर दिया था कि एक बड़े अंग्रेज अफसर को कहना पड़ा, जब तक आजाद जिंदा है हमें चैन से सांस लेना भी नसीब नहीं होगा। सोचिए बस, इस एक लाइन से उनके खौफ का अंदाजा लगाया जा सकता है। अपने साथियों के बलिदान का जो दुख था, आजाद ने उसे एक नई ताकत में बदल दिया। उन्होंने फैसला किया कि क्रांतिकारी आंदोलन को फिर से खड़ा करना है, लेकिन इस बार एक बिल्कुल नई सोच के साथ। तो उन्होंने HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को एक नया रूप दिया और अब ये बनी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या HSRA। और देखिए, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था। अब मकसद सिर्फ अंग्रेजों को देश से निकालना नहीं था, नहीं, अब मकसद था एक ऐसे भारत को बनाना जो न्याय और बराबरी पर टिका हो, एक ऐसा देश जहां किसानों का, मजदूरों का शोषण ना हो। तो ये क्रांति की सोच में एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल शिफ्ट था। और इस नई सोच ने ना क्रांतिकारियों की एक पूरी नई पीढ़ी को अपनी ओर खींचा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे जोशीले नौजवान, और इन सबके गाइड, इन सबके मेंटोर थे तजुर्बेकार चंद्रशेखर आजाद। आजाद और भगत सिंह, जब ये दोनों मिले तो क्रांति की आग और भी तेज भड़क उठी। और इनका पहला बड़ा काम जो एक साथ था, वो था बदले का एक संकल्प। इन दोनों की पार्टनरशिप बहुत ही कमाल की थी। आजाद, जो एक तजुर्बेकार योद्धा थे, वो हथियार चलाने और छिपकर काम करने की तरकीबें सिखाते थे। वहीं भगत सिंह, जो एक विचारक थे, वो क्रांति और सामाजिक न्याय के नए आइडियाज पर बात करते थे। एक की ताकत दूसरे की कमी को पूरा करती थी। बात है 1928 की। पुलिस अफसर सॉन्डर्स के एक बेरहम लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय शहीद हो गए। इस खबर से पूरे देश में गुस्से की एक लहर दौड़ गई और क्रांतिकारियों ने ठान लिया कि इस बलिदान का बदला लेकर रहेंगे। प्लान एकदम सटीक बनाया गया। राजगुरु पहली गोली चलाएंगे, भगत सिंह उन्हें कवर देंगे और बाहर से पूरे ऑपरेशन की कमान वो चंद्रशेखर आजाद के हाथ में थी। और हां, मिशन कामयाब रहा। लेकिन फिर भगत सिंह गिरफ्तार हो गए और यहां से आजाद के सफर का सबसे मुश्किल, सबसे अकेला और सबसे खतरनाक दौर शुरू हुआ। अब वो इस लड़ाई में अकेले खड़े थे। देखिए, भगत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी जानबूझकर दी थी। वो चाहते थे कि उनका संदेश, उनकी आवाज पूरे देश तक पहुंचे। उन्होंने कहा भी था, मेरा बलिदान सोए हुए लाखों लोगों को जगा देगा। आजाद के लिए ये यकीनन एक बहुत ही मुश्किल, दिल तोड़ने वाला लम्हा था, लेकिन उन्होंने अपने साथी के इस फैसले की इज्जत की।
अब तक आज़ाद भारत में अंग्रेज़ों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। उनके सर पर एक बहुत बड़ा इनाम था। पर अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक आंदोलन थे। किसान, स्टूडेंट्स, मजदूर, आम लोगों का एक पूरा नेटवर्क उन्हें बचाता था, उन्हें छिपाता था। सिर्फ उनका नाम ले लेना ही नए क्रांतिकारियों के दिलों में हिम्मत भर देता था। तो सवाल ये था कि भारत का सबसे वांटेड इंसान अब अकेला, इस अदम्य तूफान का आखिर अंजाम क्या होने वाला था? किस्मत धीरे धीरे एक फाइनल शोडाउन की तरफ बढ़ रही थी। एक ऐसा टकराव जहां आज़ादी की कीमत शायद जान देकर चुकानी पड़ती। इतिहास में कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर के पन्ने नहीं होती, वो एक पूरे दौर की पहचान बन जाती हैं। 27 फरवरी 1931 एक ऐसी ही तारीख थी। सोच कर देखिए, क्या ये मुमकिन है कि एक अकेला इंसान एक पूरी की पूरी सेना के सामने खड़ा हो जाए? सैंडर्स की हत्या के बाद ना अंग्रेजी हुकूमत जैसे बौखला गई थी। पूरे भारत में क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए एक बड़ा अभियान छेड़ दिया गया। हर कोने में मुखबिरों का जाल बिछा दिया गया था। माहौल में एक अलग सा तनाव था और आज़ाद अच्छी तरह जानते थे कि वो सबसे बड़े निशाने पर हैं। अब देखते हैं कि कैसे वो घेरा तंग होता गया। हालात मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे थे, लेकिन आज़ाद का इरादा वो तो चट्टान की तरह और भी मजबूत होता जा रहा था। और ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ एक कही सुनी बात नहीं थी। ये आज़ाद की जीने का तरीका था, उनकी अटूट कसम थी। वो हमेशा कहते थे, दुश्मन की गोली तो सीने पर खा लूंगा, पर उनकी हथकड़ियां कभी नहीं पहनूंगा। उस दिन की सुबह बाकी दिनों की तरह ही थी। आज़ाद अपने एक साथी से मिलने इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क पहुंचे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने उस दिन के लिए कुछ और ही लिखा था। एक गद्दार की खबर पर कुछ ही मिनटों में पुलिस ने पूरे पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। जब आज़ाद को ये एहसास हुआ कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है, तो उन्होंने सरेंडर नहीं किया। उन्होंने अपने साथी को वहां से सुरक्षित निकलने के लिए कहा और खुद मोर्चा संभाल लिया। ये उनकी हिम्मत और दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत था। और अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां सच में सांसें थम जाती हैं। ये उस जंग के आखिरी सबसे यादगार लम्हों की दास्तां है। जरा वो मंजर सोच कर देखिए, एक पेड़ की आड़ में एक अकेला शेर और सामने अंग्रेजों की पूरी फौज। आज़ाद लगातार गोलियां बरसा रहे थे और कई पुलिस वालों को घायल कर चुके थे। अंग्रेज अफसर बस चिल्ला रहे थे, उसे जिंदा पकड़ो, पर वो ये नहीं जानते थे कि उनका सामना किससे हो रहा है। लड़ाई चलती रही, पर धीरे धीरे उनकी पिस्तौल में गोलियां खत्म होने लगीं। हर एक गोली चलने के साथ इतिहास एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रहा था। और फिर पिस्तौल में बची सिर्फ एक गोली जो एक कसम को पूरा करने वाली थी। कहते हैं उस आखिरी पल में उन्होंने अपनी मूंछों पर ताव दिया, भारत माता को याद किया और अपनी वो अमर घोषणा दोहराई। ये शब्द आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं। और वो आखिरी गोली उन्होंने अपनी कनपटी पर दाग दी। उन्होंने अपनी कसम निभाई, चंद्रशेखर तिवारी आज़ाद थे, आज़ाद हैं और मरकर भी आज़ादी रहे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उनकी शहादत के फौरन बाद क्या हुआ, चलिए देखते हैं कि उनके इस बलिदान का असर कितना गहरा था। जब अंग्रेज पुलिस डरते डरते पास आई तो उन्हें एक वीर का शरीर मिला, पर उनकी आंखों में जीत की चमक नहीं, एक अजीब सा डर था। वो समझ गए थे कि ये हार नहीं बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। एक शरीर जरूर गया था, पर एक सोच अमर हो गई थी। और जैसे ही ये खबर आग की तरह पूरे देश में फैली, हर आंख नम हो गई। हर गली, हर गांव में बस एक ही नारा गूंज रहा था, चंद्रशेखर आज़ाद अमर रहें। वो एक इंसान से एक प्रतीक बन चुके थे। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की विरासत आज भी हमारे बीच क्यों जिंदा है। आज़ाद सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक विचार हैं, एक जज्बा है। उनकी जिंदगी हमें ये 3 बहुत बड़ी बातें सिखाती हैं, जो आज भी उतनी ही जरूरी हैं। असल में यही उनके जीवन का पूरा सार है। ये सच है कि आज़ाद 1947 की सुबह देखने के लिए जिंदा नहीं रहे, पर उनकी शहादत ही उस आज़ादी की इमारत की सबसे मजबूत नींव बनी। उनके जैसे अनगिनत वीरों के बिना शायद आज़ादी का सपना सपना ही रह जाता। उनकी कहानी हमें हर रोज ये याद दिलाती है कि ये आज़ादी हमें तोहफे में नहीं मिली है। और ये जो आखिरी बात है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि सच तो यही है कि शेर कभी मरते नहीं, वे इतिहास बन जाते हैं।